नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुरेंद्र पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए फाइनल ईयर का छात्र हूं। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए सामान्य लेते हुए हम लोग अध्ययन स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, आप लोगों को, जो लोग नए जुड़े हैं, उनको बता देना चाहते हैं हम कि अब तक हम लोग प्लेटो को, अरस्तुत को, लोंजाइनस को, ड्राइडन को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, कॉलरिज को, टीएस इलियट को, एआई रिचर्ड को, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद इत्यादि को अलग अलग अध्ययन किए हुए हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए, आज की रिकॉर्डिंग की जो रूपरेखा है, सर्वप्रथम उद्देश्य, प्रस्तावना, अस्तित्ववाद का अवधारणा, पृष्ठभूमि, अस्तित्ववाद की दो धाराएं, मूल विचार बिंदु, अस्तित्ववाद और साहित्य आलोचना, समाहार देखते हुए आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद की परिभाषा, आधुनिकीकरण, आधुनिकता तथा आधुनिकतावाद, आधुनिकता का देश काल, आधुनिकता का अंत, आधुनिकतावाद का अंत, आधुनिकतावाद की अवधारणा, आधुनिकतावाद के मूल तत्व, साहित्यिक आधुनिकतावाद, अवंगार्द और अन्य प्रवृत्तियां, मूल्यांकन, समाहार, उत्तर आधुनिकतावाद से तात्पर्य, पृष्ठभूमि और देशकाल, उत्तर आधुनिकतावाद का विस्तार, उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा, उत्तर आधुनिकतावाद के मूल तत्व, आधुनिकतावाद बनाम उत्तर आधुनिकतावाद, साहित्य में उत्तर आधुनिकतावाद, वर्तमान परिदृश्य, उत्तर आधुनिकतावाद, पूर्वी परिदृश्य, मूल्यांकन, समाहार, कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण पुस्तकें, अभ्यास प्रश्न देख लिया जाएगा। चलिए उद्देश्य पर चलते हैं। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप साहित्य की 3 प्रमुख प्रवृत्तियों, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद तथा उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आप यह जानकारी दे सकेंगे कि इन प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि क्या थी, ये प्रवृत्तियां किस काल में प्रचलित थी, इन प्रवृत्तियों की अवधारणा, परिभाषा दे सकेंगे। आप स्पष्ट तौर पर बता सकेंगे कि इन प्रवृत्तियों के मूल विचार बिंदु तत्व कौन कौन से हैं और इनके वर्तमान परिदृश्य के बारे में भी आप सूचना दे सकेंगे। प्रस्तावना। इस खंड की पिछली इकाइयों में आप साहित्य चिंतन की विभिन्न दृष्टियों और विचारधाराओं का अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत इकाई पिछले अध्ययन का ही इस माने में विस्तार है कि इसमें आप 20वीं सदी के 3 प्रमुख विचार दृष्टियों अथवा प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी महत्वपूर्ण घटनाओं और विचारों की सदी रही है। इस सदी में संसार में राजतंत्र में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें साम्यवाद, फासीवाद और उत्तर उपनिवेशवाद शामिल हैं। मानव संहार से उत्पन्न निराशा ने नीति, धर्म, ईश्वर दर्शन आदि मानव निर्मित निष्ठाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। युद्ध उत्तर संसार में कला और साहित्य के पुराने सिद्धांत लगभग अर्थहीन हो गए। इसी सदी में 2 विश्व युद्धों तथा अणु विस्फोटों द्वारा जो विनाश हुआ उसका व्यापक प्रभाव विश्व के चिंतन पर पड़ा। इसी सदी में प्रौद्योगिकी ने जैसे दुनिया का मानचित्र ही बदल दिया। उपग्रह जनसंचार तथा इंटरनेट ने साइबर स्पेस के अदृश्य संसार की रचना की। भूमंडल सिमट कर ग्लोबल गांव बन गया। इन परिवर्तनों का साहित्य और चिंतन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, आधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद एवं उत्तर आधुनिकतावाद ने साहित्य और संस्कृति को इतना अधिक प्रभावित किया कि
नवीन मानसिकता का उदय हुआ, नई नई प्रवृत्तियां जन्म लेने लगी, कला और शिल्प में नए नए प्रयोग किए जाने लगे। इस बदलते हुए बौद्धिक, संवेदनात्मक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक चिंतन को आधुनिक युग बोध कहा गया। आधुनिकतावाद के अंतर्गत सांस्कृतिक संकट, मूल्य संक्रांति, स्वत्व का ह्रास विशेष विषय बन गए। अस्तित्ववाद ने अजनबीपन, अलगाव और मृत्युबोध और संतरास के प्रश्न उठाए। संकल्प, विकल्प, स्वतंत्रता और लेख की प्रतिबद्धता पर बहसें शुरू हो गईं। आज फिर एक बार साहित्य सिद्धांत तथा आलोचना में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। केंद्र से परिधि की ओर वर्ण की अपेक्षा जाति तथा लिंग की ओर झुकाव ने उत्तर आधुनिकतावाद के युग के आगमन की सूचना दी। इस रिकॉर्डिंग में इन तीनों प्रवृत्तियों, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद तथा उत्तर आधुनिकतावाद की पृष्ठभूमि, अवधारणाओं और मूल विचार बिंदु को प्रस्तुत किया गया है। अब हम इन पर तफसील से विचार करेंगे। अस्तित्ववाद के विषय में आप इस रिकॉर्डिंग में इसके पहले वाले रिकॉर्डिंग में पढ़ चुके हैं, किंतु यहाँ फिर भी इसकी विस्तृत चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये तीन विचार दर्शन अपने संश्लिष्ट प्रभाव में एक नवीन युगबोध को जन्म देते हैं। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर मानसिकता के आंतरिक और बाह्य अर्थ संदर्भों को समझने के लिए इन तीनों का एक साथ अध्ययन आवश्यक है, जैसी की चर्चा की जा चुकी है। आधुनिक युगबोध का निर्माण इन तीनों से मिलकर हुआ है। यह युगबोध की ही नवीन युग संवेदना की भावभूमि है, जिसमें मनुष्य की चिंताओं और स्थितियों का पूरा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र निहित है। अस्तित्ववाद शीर्षक डाल लीजिए। अस्तित्ववाद मूल रूप से दर्शन का सिद्धांत है, लेकिन अस्तित्ववाद ने साहित्य, सृजन तथा आलोचना सिद्धांतों को भी प्रभावित किया है। अस्तित्ववाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सामने विभिन्न संभावनाएं या रास्ते हैं। मनुष्य इन संभावनाओं या रास्तों में से एक या अधिक का वर्ण करता है। इस वर्ण के लिए मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है। वर्ण की स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने अस्तित्व को न केवल प्रमाणित करता है, बल्कि प्रामाणिक भी बनाता है। वर्ण के स्वतंत्र प्रयोग के कारण उसके सार का निर्माण होता है, अर्थात सार से पूर्व अस्तित्व है। अस्तित्व के पूर्ववर्ती होने के कारण इसे अस्तित्ववाद की संज्ञा दी गई है। अस्तित्ववाद मानव को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि मानव की कोई आदि मूल, चिरंतन या शाश्वत प्रवृत्ति नहीं। मनुष्य उसके सिवाय कुछ नहीं जो अपने स्वतंत्र कर्म तथा वर्ण द्वारा बनाता है। एक बाल की एक पंक्ति, अमल कर्म से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। यह खाड़ी पार्थिव अपनी फितरत यानी प्रवृत्ति में न नूरी यानी राजसी है, न नारी यानी तामसी। अर्थात कर्म से ही जीवन को अर्थ मिलता है, यानी कर्म स्वर्ग और नरक का निर्माता है, वरना मनुष्य अपनी प्रवृत्ति में न सतत है न असतत। अस्तित्ववाद के केंद्र में जीवन की निसारता का दर्शन है। मोनियर ने अस्तित्ववाद की परिभाषा करते हुए लिखा है कि अस्तित्ववाद विचारकों के दर्शन तथा वस्तु यथार्थ के दर्शन की अतीत के विरुद्ध मानव के दर्शन की प्रक्रिया है। संक्षेप में, अस्तित्ववाद का अर्थ है जिसका संबंध अस्तित्व से है, अर्थात जिसका मूल सरोकार मानव अस्तित्व, मानव स्थिति, संसार में मनुष्य का मकान तथा प्रयोजन और मानवीय संबंधों की उपस्थिति और अनुपस्थिति।
स्थिति से है। पृष्ठभूमि। यूं तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के दर्शन में अस्तित्ववाद का एक महत्वपूर्ण विमर्श रहा, लेकिन साहित्य में इसका आगमन वर्तमान सदी के तीसरे चौथे दशक में माना जा रहा है। दूसरे महायुद्ध के दौरान तथा उसके पश्चात कुछ वर्षों तक यह बहुत चर्चित रहा। साहित्य में अस्तित्ववाद के प्रभाव का कारण मानव की वह भयावह विषम स्थिति थी जो फांसीवाद के रक्तरंजित आतंक, साम्यवाद के मोहभंग तथा अद्वितीय महायुद्ध की विभीषिका और अणु विस्फोट के मानव संहार से उत्पन्न हुई थी। चारों ओर निराशा एवं निराशाता की लहर फैल गई। ऐसा दिखाई देने लगा कि मनुष्य किसी अंधी सुरंग में फंस गया है। फ्रांज काफ्का के शब्दों में, मैं एक ऐसी काल कोठरी में कैद हूँ जिसके न दरवाजे हैं और न खिड़कियाँ, और बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद हैं। अस्तित्ववाद की दो धाराएं। अस्तित्ववादी दर्शन की मुख्य दो धाराएं हैं। पहला ईश्वरवादी अस्तित्ववाद, दूसरा अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद। ईश्वरवादी अस्तित्ववाद अर्थात आध्यात्मिक धार्मिक पराभौतिक, इस धारा में ईसाइयत का प्रभुत्व है। इस धारा में ईश्वर केंद्र में है। मनुष्य की मीमांसा ईश्वर के संदर्भ में ही संभव है। ईश्वरवादी अस्तित्ववाद के अनुसार इस संसार में निरर्थक जीवन को सार्थक तथा सारपूर्ण बनाने के लिए निष्ठा तथा ईश्वर में आस्था अनिवार्य है। मनुष्य की गति ईश्वर की शरण बिना संभव नहीं। ईश्वरवादी अस्तित्ववाद के प्रवर्तकों में सोरेन किरकेगार्ड तथा गैब्रियल मार्शल के नाम उल्लेखनीय हैं। अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद में मनुष्य इस संसार में निस्सहाय है, वह बिल्कुल अकेला है। फ्रेडरिक नीत्शे के अनुसार ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। फ्रेडरिक नीत्शे के अनुसार ईश्वर की मृत्यु हो गई है। फ्रेडरिक नीत्शे का समय 1840 से लेकर 1900 तक 1960 साल तक जीते हैं। जहाँ पॉल सार्त्र 1905 से 1900, ठीक है। जहाँ पॉल सार्त्र के कथनानुसार संघर्ष में ही मानव की गति है। जब ईश्वर ही नहीं तो मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी है। और ईश्वरवादी अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तकों में मार्टिन हाइडेगर और जॉन पॉल सार्त्र शामिल हैं। मूल विचार बिंदु। अस्तित्ववाद के मूल तत्व क्या हैं? अस्तित्ववाद के मूल तत्व क्या हैं? मानव रचना। मानव रचना के मूल में कोई प्रयोजन नहीं, वह स्वयं जो निर्धारित करता है उसके अलावा बिना किसी प्रयोजन के उसकी इच्छा के बगैर फेंक दिया गया है, जो वह स्वयं निश्चित करता है, सिवाय उस उद्देश्य या गंतव्य के वह इस संसार में भटकने के लिए विवश है। वह किसी सहारे या सहायता के बगैर निरंतर गर्दिश में है। पॉइंट नंबर 2, मानव प्रकृति। मानव प्रकृति एक अर्थहीन शब्द है। मानव की कोई प्रवृत्ति नहीं, केवल इतिहास है। मानव प्रकृति को स्वीकार करने का अर्थ है मानवेतर यानी दैवी शक्ति में विश्वास, अर्थात ऐसी परम शक्ति को स्वीकार करना जो मनुष्य के अस्तित्व से पूर्व पैदा हुई या मौजूद थी। पॉइंट नंबर 3, मानव आदतें। मानव प्रकृति के बने बनाए या पूर्व निश्चित नियम नहीं होते, बल्कि कुछ आदतें हैं। इनमें कोई भी किसी दिन बदल सकती है। यह विचार इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि कोई ईश्वर नहीं, कोई नस्ल या जाति
नहीं, कोई आदिम पाप नहीं, कोई परिवेश नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, रुझान या ग्रंथि नहीं, बचपन का प्रशिक्षण नहीं, मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य अपनी संभावनाओं तथा जिम्मेदारियों में घिरा हुआ इस संसार में धकेल दिया गया है। पॉइंट नंबर 4, मानव स्थिति। यह है वह स्थिति जिसमें मनुष्य अलगाव, एलिएनेशन या एकाकीपन का जीवन व्यतीत करने पर विवश है। हाइडेगर का कथन है, मनुष्य इस संसार में अकेला, थका हुआ, निराश और भयभीत है। मानव की यह निरुद्देश्य, प्रयोजनहीन अलगाव तथा संत्रास स्थिति इस दुनिया को विसंगतियों का रंग मंच बना देती है। मानव नियति अस्तित्ववाद ने यह प्रश्न किया है कि मानव की इस विषम परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? ईश्वर, धर्म, राज्य व्यवस्था, समाज, सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता, राजनीति, विज्ञान या स्वयं मनुष्य? अस्तित्ववाद के अनुसार मानव अपनी विषम स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी है। याद रहे, मार्क्सवाद के तहत मनुष्य भौतिक ऐतिहासिक नियतिवाद का गुलाम है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार वह अवचेतन यौन प्रवृत्ति का दास है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी इसे ईश्वर या किसी दैवी शक्ति द्वारा परिचालित मानते हैं। मानव वर्ण या स्वतंत्रता, छठा बिंदु है, मानव वर्ण या स्वतंत्रता। अस्तित्ववाद में मनुष्य अपने कर्म तथा निर्णय के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। इस कर्म तथा निर्णय के लिए उसे वर्ण करना पड़ता है। वर्ण के लिए स्वतंत्रता मूल शर्त है। ईश्वर, राज्य या कोई अन्य व्यवस्था या व्यक्ति उसके लिए वर्ण नहीं कर सकता। इस स्वतंत्रता के बोध से भयभीत होकर वह धर्म, राज्य या नैतिकता की शरण लेता है, अर्थात स्वतंत्रता का बोध सहन न कर पाने के कारण वह पलायन करता है। चिंता एवं संत्रास। वर्ण की स्वतंत्रता की स्थिति चिंता यानी एंगेश, संत्रास यानी ड्रेड उत्पन्न करती है। मूल जर्मन शब्द एंगेस्ट में मानसिक परिताप यानी चिंता और भय, संत्रास दोनों शामिल हैं। 8वां पॉइंट है प्रामाणिक व्यक्ति तथा जीवन। सच्चा व्यक्ति वही है जो स्वतंत्रता के बोझ को स्वीकार कर लेता है, जो वर्ण करने में संकोच नहीं करता, जो स्वेच्छा से निर्णय लेता है, जो इस निर्णय के लिए संताप के लिए तत्पर है, जो अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है और इसकी सज्जा भुगतने के लिए तैयार है। ऐसा व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति है। अन्य लोग झूठी आस्था वाले होते हैं। 9वां पॉइंट, मूल्य का प्रश्न। प्रत्येक व्यक्ति स्थितियों के अलग अलग होने के बावजूद अलग अलग वर्ण करता है, अतः हर व्यक्ति का अर्थबोध दूसरे व्यक्ति के अर्थबोध से भिन्न होता है। इसलिए कोई व्यापक या सामान्य मूल्य या अर्थ संभव नहीं है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या हम सही वर्ण करते हैं या हम इसके योग्य हैं या नहीं। अस्तित्ववाद का उत्तर है कि मानव की मानवता वर्ण की अच्छाई में नहीं बल्कि सच्चाई में है। मूल्य का प्रश्न वर्ण के बाद पैदा होता है क्योंकि सार अस्तित्व के बाद है, अस्तित्व सार से पूर्ववर्ती है। इन मूल विचार बिंदुओं से स्पष्ट है कि अस्तित्ववाद के अनुसार ऐसे मनुष्य का ही अस्तित्व है जो वर्ण करता है, स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, चिंता या संत्रास से गुजरता है, अपने संकल्प तथा कर्म के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है और हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। यह भी उसके अस्तित्व की शर्तें हैं। शेष सब अमानव हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं।
अस्तित्व के बगैर कोई सार नहीं, अस्तित्व सार से पूर्ववर्ती होता है। अतः पूर्व निश्चित मूल्य या आदर्श या कोई बाह्य शक्ति मनुष्य के अस्तित्व का निर्माण नहीं करती। यह है वह विसंगति जिसमें मनुष्य अपनी स्वतंत्रता और वर्ण द्वारा मनुष्य होने यानी अस्तित्व को अर्थ देता है। जीवन की स्थितियां मनुष्य को ऐसी अवस्था में ले आती हैं कि उसे अपने अनुभव की सीमाएं और दिशाएं निर्धारित करनी पड़ती हैं। उसे अपनी समस्त क्षमता तथा शक्ति को प्रयोग में लाना पड़ता है। इस संकट की स्थिति की अनिश्चितता के कारण उसे अपने अस्तित्व की गहराई का बोध होता है। उसका अस्तित्व उसका अपना संकल्प है। अस्तित्ववाद और साहित्य आलोचना। अस्तित्ववाद विशुद्ध साहित्य प्रवृत्ति या आलोचना सिद्धांत नहीं है, लेकिन इसने साहित्य सृजन तथा समालोचना पद्धतियों को अत्यधिक प्रभावित किया। जॉन पॉल सार्त्र, सिमोन दे beauvoir और अल्बेयर कामू ने अस्तित्ववाद से प्रभावित होकर कई श्रेष्ठ कृतियां साहित्य को दी हैं। इनके अतिरिक्त कई अन्य लेखकों को भी इस धारा में संपृक्त किया गया है, जिनमें फ्योडोर दोस्तोयेवस्की यानी कृति नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड और फ्रांज काफ्का कृति मेटामोर्फोसिस के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अस्तित्ववादी ये लेखक अपने अपने तौर पर जिन दार्शनिकों के चिंतन से प्रभावित हुए हैं उनमें महत्वपूर्ण नाम है सोरे किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, गेब्लू उनामानो, खोखे आस्प्रेगा, मार्टिन हाइडेगर, कार्ल जैप्स, रस, रूफ बुल्टमैन, ग्रेवियल मार्शल, पॉल तिलिश, जॉन पॉल सार्त्र। सार्त्र का नाम अस्तित्ववाद से इतना गहरे तौर पर जुड़ गया है कि वह केवल अस्तित्ववादी लेखक ही नहीं बल्कि अस्तित्ववादी चिंतक भी स्वीकार किए जाने लगे। सार्त्र के विचार में मनुष्य अपनी स्वतंत्रता से आतंकित रहता है। मानव समस्याओं में स्वतंत्र वर्ण द्वारा भाग लेकर ही हम अपने अस्तित्व को प्रमाणिक बना सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेकर ही हम मनुष्य होने का अर्थ तथा आत्मबोध प्राप्त कर सकते हैं। छद्म जीवन एवं छद्म आस्था से बच सकते हैं। सार्त्र के शब्दों में अस्तित्ववाद की मूल अवधारणा है कोई नियति नहीं, मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम जो भी वर्ण करते हैं उसके कारण हम पाप अनुभूति से बच नहीं सकते, क्योंकि हमारी ये प्रत्येक क्रिया का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और उसके उत्तरदायित्व से हम बच नहीं सकते, अतः संतरस्त रहते हैं। सार्त्र यह मानते हैं कि मनुष्य इस स्थिति से उबर सकता है और एक सक्रिय सजग जीवन व्यतीत कर सकता है। सार्त्र के विचार में इस प्रकार मनुष्य अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है। अपने वर्ण की शक्ति का प्रयोग करके वह स्वयं तथा संसार को अर्थ देता है। मनुष्य का सार वह है जो वह इस वर्ण के स्वतंत्र इस्तेमाल से प्राप्त करता है। मनुष्य अपनी निष्क्रिय तथा अनिश्चित परिस्थिति में स्वैच्छिक क्रिया द्वारा निकल सकता है। इस सक्रियशीलता द्वारा वह जो कर्म करता है वह सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का अंग है। सार्त्र ने इस सक्रियशीलता को प्रतिबद्धता कहा है।
प्रतिबद्धता द्वारा मनुष्य अपने होने को प्रमाणित करता है, आत्मबोध का अनुभव करता है तथा समाज को भी गठित करता है। अल्बेयर कामू कुछ एक आलोचकों की दृष्टि में अस्तित्ववाद की प्रमाणिक प्रस्तुति अल्बेयर कामू की कृतियों में अधिक प्रभावी तौर पर हुई है, जैसा कि उसकी कृतियों द मिथ ऑफ सिसिफस और द आउटसाइडर से प्रकट है। कामू के विचार में जीवन निरर्थक एवं निसार है, इसलिए इस संसार में एक ही समस्या है, आत्महत्या। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन एक अर्थहीन बोझ है जिसे वह उठाने के लिए अभिशप्त है। सिसिफस की मिथ से कामू ने अपने इस विचार को व्याख्यायित किया है कि किस प्रकार सिसिफस एक चट्टान अपनी पीठ पर लादे पर्वत के शिखर पर पहुंचता है, लेकिन जब वह शिखर पहुंचता है तो चट्टान नीचे खाई में गिर जाती है। वह फिर इसे ऊपर ले जाता है, चट्टान फिर गिर जाती है। इस प्रकार वह बेकार मेहनत करता रहता है जिसका कोई फल नहीं मिलता है। मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार व्यर्थ के श्रम की भांति है। कामू के विचार में निरर्थक जीवन जीना मनुष्य की आदत बन चुकी है, लेकिन कामू आत्महत्या को बेकार मानते हैं क्योंकि इससे जीवन की निरर्थकता की समस्या हल नहीं होती। प्रश्न यह है कि जीवन की निरर्थकता तथा आत्महत्या से कैसे बचा जा सकता है। कामू के विचार में इसका भी रास्ता है विद्रोह। कामू ने लिखा है कि प्रतिरोध की क्रिया कितनी ही अकेली क्यों न हो, वास्तव में एक सामूहिक क्रिया है। मैं विद्रोह करता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है, कामू का विचार है। जब हम अपनी समस्याओं का वर्णन स्वयं नहीं करते, समस्याएं एक के बाद एक हमारा वर्णन करती हैं। कामू ने द आउटसाइडर तथा उसके पश्चात सार्थ के बियॉन्ड द आउटसाइडर से अलग होकर कॉलिंग विल्सन ने अस्तित्ववाद की व्याख्या में नए आयाम जोड़े हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि अस्तित्ववाद में अभाव या शून्य का विचार बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसका संबंध असत नॉन बीइंग से भी है, जिसका अर्थ सत विरोधी अस्तित्व भी है। कुछ अस्तित्ववादी चिंतकों ने सत के अस्तित्व को रेखांकित करते हुए तात्विक या ज्ञानात्मक पक्ष को गौण माना है। विसंगति का रंगमंच। अस्तित्ववाद का प्रभाव रंगमंच पर भी गहरा पड़ता है, यहाँ तक कि रंगमंच का एक नया प्रयोगवादी रूप लोकप्रिय हो गया है। यह है विसंगति का रंगमंच, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। इस रंगमंच को उलूल जुलूल का रंगमंच एंटी थिएटर भी कहा जाता है। एब्सर्ड ने से क्या तात्पर्य है? एब्सर्ड का अर्थ है उलूल जुलूल, अर्थहीन, निरुद्देश। यूजीन आयोनेस्को के अनुसार एब्सर्ड वह है जिसका कोई उद्देश्य या प्रयोजन नहीं। मनुष्य अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और अनुभवातीत जड़ों से कट गया है, वह परास्त हो चुका है। उसके समस्त क्रियाकलाप अर्थ शून्य और विसंगतिपूर्ण हैं। इस हास्यास्पद स्थिति को त्रासदी कामदी द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, कारण वह अपने को इस निरर्थक संसार में अजनबी महसूस करता है। उसका अन्य प्राणियों से संवाद सूत्र टूट जाता है। सैमुअल बेकेट का नाटक गोदो की प्रतीक्षा, वेटिंग फॉर गोदो, इस संवादहीनता की निराशा को बड़ी कुशलता से प्रस्तुत करता है। इनके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण एब्सर्ड नाटककारों में जॉन जैने तथा हार्वर्ड पिंटर उल्लेखनीय है। मार्टिन एजलिन के कथनानुसार एब्सर्ड का रंगमंच व्यक्ति को मानव स्थिति जैसी कि वह है का सामना करने के योग्य बनाने
का प्रयत्न करता है ताकि ऐसे भ्रम को दूर किया जा सके जो उसकी निराशा का कारण बनते हैं। मनुष्य का महत्व इसी में है कि वह समस्त निरर्थक पहलुओं का सामना बिना भय और भ्रम के स्वतंत्रतापूर्वक कर सके, उस पर हंस सके। नव अस्तित्ववाद नव अस्तित्ववाद पर आधारित साहित्य आलोचना साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन इस दृष्टि से करती है कि वह जीवन की कला को किस हद तक मनुष्य के लिए उपयोगी बनाती है तथा जीवन की अर्थवत्ता को किस हद तक स्थापित करती है। इसके साथ ही मनुष्य की सार्थक तौर पर जिंदा रहने की कामना को तीव्र करती है। समाहार अस्तित्ववाद मूल रूप से दर्शन की एक विचार पद्धति है, लेकिन इसने द्वितीय युद्धोपरांत साहित्य सृजन तथा आलोचना सिद्धांतों को भी प्रभावित किया। अस्तित्ववाद अस्तित्व से वर्ण के सिद्धांत तक पहुंचता है और फिर वर्ण से स्वतंत्रता के विचार तक। वर्ण की स्वतंत्रता के प्रयोग से सार का निर्माण होता है, अर्थात सार से अस्तित्व पूर्व अस्तित्व है। मनुष्य वर्ण तथा स्वतंत्रता की प्रक्रिया में चिंता और भय का अनुभव करता है और अपने अस्तित्ववाद के कारण पापानुभूति से ग्रस्त होता है, लेकिन वह विसंगति और आत्मबोध का अनुभव भी करता है। अलगाव एवं एकाकीपन मानव नियति है, क्योंकि वह इस संसार में बिना किसी सहारे के फेंक दिया गया है। सार्थ के अनुसार वह इस विषम अवस्था से सामाजिक सक्रियता तथा प्रतिबद्धता से नजात पा सकता है। कामू इस सक्रियता को विद्रोह के रूप में देखते हैं, क्योंकि मनुष्य की यह प्रक्रिया सामाजिक सक्रियता से प्रतिफलित होती है। इसलिए वह गांव एकाकीपन तथा अजनबीपन कर सकता साक्षात्कार कर सकता है। अस्तित्ववाद इस विचार को भी रेखांकित करता है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी वह स्वतंत्र रहने तथा स्वतंत्र कर्म करने के लिए अभिशप्त है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। इसी कारण कुछ आलोचक कहते हैं कि अस्तित्ववाद भी नीति या पूर्व निश्चित तत्व से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सका, क्योंकि इस विचार में यह तथ्य निहित है कि स्वतंत्रता मानव का मूल तत्व है जो अस्तित्व से पूर्व मौजूद है। अस्तित्ववाद ने हिंदी रचनात्मक साहित्य तथा आलोचना को भी प्रभावित किया। कविता, कहानी तथा उपन्यास में मनुष्य की विसंगत स्थिति, महानगरों की भीड़ तथा पारिवारिक संबंधों में मनुष्य के अकेलापन, अजनबीपन तथा संतरास का वर्णन किया गया है। आगे का उपन्यास अपने अपने अजनबी, धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे अस्तित्ववादी या चिंतन से प्रभावित कहे जा सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं यह रिकॉर्डिंग यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि बगल में बैंड बाजे बज रहे हैं, अब डीजे भी बजने वाले हैं, तो हम लोग अगले दिन इसके आगे की रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः साहित्यिक सहृदय से निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए है। कृपया उन्हें अवश्य शेयर करें, उन्हें अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।